तो नमस्कार सभी को। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने सम्राट अशोक यानी भारतीय इतिहास के तहत मौर्य वंश पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ा, सम्राट अशोक की कलिंग का युद्ध, राजा रावण, राज्याभिषेक और बौद्ध संगीति के बारे में। अब जो पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। कितने शिलालेख लिखवाए हैं सम्राट अशोक ने? 14 लिखवाए हैं। और वृहद स्तंभलेख 7 लिखवाए हैं और लघु स्तंभलेख अनेक हैं संख्या में, कि इस प्रकार ध्यान रखना है। तो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट व्यू की दृष्टि से 14 शिलालेख इंपॉर्टेंट है। और 14 शिलालेखों में हमें 14 के 14 याद नहीं रखने हैं कि 14 के अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम पॉइंट व्यू की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, कि जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पुटअप होते हैं, तो उनको ही हमें थोड़ा याद रखना है। तो देखिए क्रम से किस प्रकार से 14 लिखवाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो किस प्रकार से ध्यान देना है? देखिए पहले शिलालेख को ध्यान रखना है। तो पहले शिलालेख में क्या है? पशुवध निषेध किया गया है। यूं कहें जो बलि प्रथा थी, जो बलि दी जाती थी पशुओं की, तो उसका क्या किया है? निषेध किया गया है कि कोई भी पशु का वध नहीं करेगा इस प्रकार से। दूसरे में इन्हीं पशुओं की, ध्यान रखना, इतिहास में 3 ही शासक ऐसे हुए हैं, एक तो फिरोज शाह तुगलक, एक जहांगीर और एक अशोक। ध्यान रखना, फिरोज शाह तुगलक, जहांगीर और अशोक, जो पशु और मानव चिकित्सा की बात करते हैं। पशु और मानव चिकित्सा का उल्लेख दूसरे शिलालेख में कर रखा है, ठीक है ना। तो ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो तीसरा है एग्जाम पॉइंट व्यू की दृष्टि से। इसमें वह 3 अधिकारियों की नियुक्ति करता है, रक्त, रज्जुक और प्रदेष्टि या प्रादेष्टि। 3 अधिकारियों की नियुक्ति करता है कौन? सम्राट अशोक। ये इंपॉर्टेंट है एक तो। और एक चौथा ध्यान रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है। चौथे में क्या है कि चौथे में वह जब कलिंग का युद्ध करता है तो उसके बाद में है वह युद्ध नीति को त्याग देता है। तो युद्ध जो नीति होती है वह होती है भेरी घोष। युद्ध की नीति क्या होती है? भेरी घोष। तो भेरी घोष को त्याग दिया, क्या अपनाया? धम्म घोष अपना लिया। ये ध्यान रखना है। देखिए 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 शब्द है, इस प्रकार ध्यान रखना। अशोक के चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति का अनुसरण किया। यह किस शिलालेख में है? चौथे शिलालेख में। तो ये इंपॉर्टेंट है। और पांचवें शिलालेख में खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है 5वें शिलालेख के तहत। और 6ठे शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बाद में इनको जन कल्याण हेतु लगाया गया है। जन कल्याण की बातें की गई। ये लोग जाएंगे लोगों के बीच में और उनकी बातें मेरे सामने प्रस्तुत करेंगे। जब भी समय हो, कभी भी, दिन रात, कभी भी वह मिल करके जन कल्याण की बातें साझा कर सकते हैं। और सातवें में समन्वयता की या समरसता की बात करता है, यानी सहिष्णुता की। तो ऐसे याद रखना, 7 में साथ रहने का संदेश देता है 7वें शिलालेख में। और 8वें शिलालेख इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। 8वें शिलालेख में क्या खास इंपॉर्टेंट है? 8वें शिलालेख में कहता है कि मैं धम्म यात्रा शुरू की है। क्या की है? धम्म यात्रा। कौन से शिलालेख में? 8वें शिलालेख में कहा गया है। कब की है? अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। ध्यान रखना, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, यानी 269 में राज्याभिषेक हुआ था। 10वें वर्ष में कब होगा? 259 में। 259 में क्या की है? धम्म यात्रा की है। और सबसे पहले कहाँ गया? ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई थी वहाँ गया, बोध गया। तो सबसे पहले कहाँ गया? बोध गया। इस बात का ध्यान रखना है। और 9वें शिलालेख में देखो नो लिखा हुआ है। नो मतलब नहीं करना। क्या नहीं करना? भेंट और शिष्टाचार पर प्रतिबंध लगा दिए कि जो तुम विवाह मांगलिक कार्य करते हो इनमें ज़्यादा पैसा खर्च होता है, ये सारे क्या कर दिए? नहीं, नो, बंद कर देने हैं।
और 10वें में यश और कीर्ति, मैं ऐसे ऐसे भले भले काम करवा रहा हूँ, तो 10वें शिलालेख में कहता है कि कोई भी मेरी यश कीर्ति यानी बड़ाई नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखना है। 10 में यश और कीर्ति समाप्त कर दी। और 11वें शिलालेख में वह धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। धार्मिक सहिष्णुता की यानी सभी धर्म समान है। और 12वें में भी और 11वें में भी धार्मिक सहिष्णुता की यानी धर्म ही श्रेष्ठ क्या है, धर्म ही श्रेष्ठ है, इसमें ऐसे बताता है। और धर्म श्रेष्ठ का मतलब क्या है, जो नैतिक आचरण है कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, सत्य बोलना, हिंसा नहीं करना, ऐसे उपदेश देता है कि ये धर्म ही क्या है, श्रेष्ठ है। और सबसे जो खास इंपॉर्टेंट है वह है 13वां शिलालेख, ध्यान रखना है। क्या इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। किस युद्ध का वर्णन है? कलिंग युद्ध का। कब हुआ था कलिंग का युद्ध? 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में। और इसी में ही जो उसके पड़ोसी राज्य हैं, उन पड़ोसी राज्यों का भी वर्णन है। कौन से शिलालेख में? पड़ोसी राज्य 13वें शिलालेख में। कौन कौन से देश दक्षिण भारत के हैं? चोल, चेर, सतपुत्र और पांडे, इनका वर्णन है कौन से? 13वें शिलालेख में। ऐसा प्रश्न यूपीएससी में पुट अप हो चुका है, तो इस बात का ध्यान रखना, इसलिए बताया। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में और पड़ोसी राज्यों का उल्लेख भी 13वें शिलालेख में। और इसके भाइयों का उल्लेख भी, क्योंकि कई कई मिथक घटनाओं में ऐसा प्राप्त होता है कि अशोक अपने 99 भाइयों का वध करके क्या बनता है? शासक बनता है। तो ऐसे में सारे भाइयों की हत्या नहीं करता है, उसके कुछ भाई जीवित भी थे। तो ऐसे में एक छोटा भाई था तिस्य, इसका उल्लेख मिलता है कौन से? 13वें शिलालेख में। और एक तीवर और कुणाल का उल्लेख भी मिलता है 4थे शिलालेख में। किसका? यहाँ लिख देता हूं, तीवर और कुणाल का। तो ये भी इसके भाई थे, तो इनका भी उल्लेख मिलता है 4थे शिलालेख में। क्योंकि भेरी घोष कलिंग युद्ध के बाद में घोषणा करता है, तो 4था और 13वां शिलालेख दोनों संबंधित हैं आपस में। भेरी घोष की घोषणा होती है 4थे शिलालेख में, तो इसी में उसके भाइयों के नाम भी उजागर हैं, मिलते हैं लिखे हुए। ये बात ध्यान रखना है। और 4थे शिलालेख में वह कहता है कि मैंने लिखवा दी है बहुत ज्यादा संदेश, और लिखवाता रहूंगा, और सभी क्या करेंगे? धम्मदान करेंगे। धम्मदान की बात किस में लिखी गई है? अंतिम शिलालेख 14वें शिलालेख में कही गई है। तो ये प्रमुख रूप से सम्राट अशोक के 14 शिलालेख हैं। इंपोर्टेंट यही है, तीसरा, चौथा, 8वां और 13वां, 4 ध्यान रखने, आपको ध्यान रखना। तीसरे में 3 अधिकारियों की नियुक्ति करता है, चौथे में भेरी घोष, नंद घोष, और 8वें में धम्म यात्रा। पहले कहा जाता है 10वें वर्ष से बोध गया, और ध्यान रखना 20वें वर्ष में जाता है। उसके जन्म स्थान कहाँ पर है? लुम्बिनी। कहाँ जाता है? लुम्बिनी। और खास बात क्या है? लुम्बिनी में पहले 1/6 कर लिया जाता भूमिकर। पहले भूमिकर कितना था? 1/6। अब उसे कितना कर दिया? 1/8। अब गणित में घटाक बढ़ा, ये आप देख लीजिए, यानी घटाकर कितना कर देता है? 1/8 कर देता है। कहाँ पर? लुम्बिनी, जहाँ पर महात्मा बुद्ध की क्या थी? जन्म स्थली थी, तो वहां पर भूमिकर घटा देता है। तो लुम्बिनी की यात्रा कब करता है? अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में, ध्यान रखना है इस बात को। तो ये प्रमुख 8वां था, और 13वां में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इससे अगले वीडियो में हम इसके वृत्त स्तंभ लेख और कुछ लघु लेख और गुहा लेखों की बात करेंगे। कौन कौन से गुहा लेख खुदवाए और किस प्रकार का शासन प्रणाली थी। और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।